आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात आज से काफ़ी साल पुरानी है। उस जमाने के गांव में सुविधाओं की कमी हुआ करती थी। ना तो मोबाइल फोन्स हुआ करते थे और ना ही टेलीविज़न। यहाँ तक कि कुछ कुछ घरों में तो शौचालय तक भी नहीं हुआ करता था। कुल मिलाकर वो जमाना आज के दौर से बिल्कुल अलग था। गर्मियों के मौसम में उस जमाने में भी पाठशाला में छुट्टी हुआ करती थी। तो छुट्टी मिलते ही मैंने और मेरे छोटे भाई ने तय किया, क्यों ना मामा जी के घर से घूम कर आया जाए। तब मेरी उम्र यहीं कोई 17 साल की रही होगी और मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा यानी 15 साल का था। घर पर हमने इस बात का जिक्र किया तो पहले पहले तो सबने मना कर दिया, क्योंकि हम दोनों इससे पहले कभी भी अकेले मामा जी के घर नहीं गए थे। मगर काफ़ी समझाने बुझाने के बाद सारे तैयार हो गए। हमारे यहाँ से मामा जी के घर जाने का बस एक ही साधन था, रोडवेज बस, जो कि यहाँ शाम के 4 बजे थी और शाम के 7 बजे तक वो हमें प्रहलादपुर उतार देगी, जहाँ से 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम मामा जी के घर पहुँचेंगे। सफ़र लंबा ज़रूर था, पर जब तय कर लिया है तो जाकर ही रहेंगे। यही सोचकर हम फटाफट तैयारी करने लगे और ठीक दोपहर के 3 बजे हम दोनों भाई बस में सवार हो गए। थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, पर एक बार जब तक ये काम कर नहीं लूँगा डर टूटेगा नहीं, यही सोचकर मैं बस में बैठा रहा। बस का सफ़र तो आराम से निकल जाएगा, मुझे फिक्र थी तो बस उस 4 किलोमीटर लंबे रास्ते की, जिसे रात के अंधेरे में मुझे पैदल ही तय करना पड़ेगा। खैर, ठीक 3 घंटा लंबा सफ़र तय करने के बाद हमारी बस प्रहलादपुर पहुंची। हम दोनों भाई बस से नीचे उतरे और हमें उतार कर बस वहां से आगे निकल गई। अजीब बात तो ये थी कि हमारे अलावा वहां पर और कोई भी नहीं उतरा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था और अंधेरा तो इस कदर कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो, क्योंकि उस जमाने में गांव देहातों तक बिजली भी नहीं पहुंची थी। खैर, एक बैटरी टॉर्च मैं अपने साथ लेकर आया था, तो टॉर्च जलाकर हम लोग मामा जी के घर की तरफ चल पड़े। वो रास्ता जिस पर हम दोनों भाई अभी चल रहे थे, वो रास्ता कम और जंगल ज़्यादा लग रहा था। मेरा छोटा भाई, जिसका नाम हीरा था, उसकी शक्ल देखकर ही मुझे पता चल रहा था कि वो डर रहा है। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर उस रास्ते का माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था कि अच्छे अच्छे साहसी इंसान भी डर जाएं। इसलिए ना तो मैं कुछ बोल रहा था और ना ही हीरा। हम दोनों चुपचाप बस चले जा रहे थे। चलते चलते अब हम लोग रास्ता छोड़कर जंगल में आ चुके थे। अभी हम दोनों ने जंगल में कदम रखा ही था कि तभी हीरा ने कहा, भैया काफ़ी तेज प्यास लगी है। गला तो मेरा भी सूख रहा था, मगर जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। जिस पर मैंने कहा, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, थोड़ी देर रुक जा, घर पहुँचते ही पी लेना। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी अचानक हमें सामने की तरफ एक बड़ा सा कुआं नजर आने लगा, जिसके ऊपर एक बाल्टी रखी हुई थी। खुशी के मारे मेरा और हीरा का चेहरा वापस से खिल उठा। हम दोनों भागकर उस कुएं के पास गए। मैंने तुरंत बाल्टी को कुएं में डाला और पानी भरकर जब बाल्टी को ऊपर खींचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाल्टी पानी से नहीं बल्कि खून से भरा हुआ था। मैंने तुरंत बाल्टी को कुएं में गिरा दिया और भाई का हाथ पकड़कर जैसे ही भागने के लिए पीछे पलटा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि ठीक हमारे पीछे एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक थी
कि मेरा भाई जोर जोर से चीखने लगा। हीरा के चीखते ही उस औरत ने एकदम से हीरा का गला पकड़ लिया और उसे कुएं में गिराने की कोशिश करने लगी। मैं समझ गया कि कुछ करना पड़ेगा और तभी मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा करते ही वो औरत हीरा को छोड़कर उसी कुएं में कूद गई। मगर अजीब बात तो ये थी कि उसके कुएं में कूदने पर कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद हम लोग भागकर सीधे मामा जी के घर पहुंचे और सारी बात बता दी। तो मामा जी ने बताया कि वो कुआं शापित है, उस कुएं में कई लोग डूबकर मरे हैं, तब से वो कुआं भूतहा हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।